हेलो एवरीवन, आई एम अजित मंडल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एनओआई अप्रोच के बारे में। एनओआई का पूरा नाम होता है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी का इरेलेवेंट थ्योरी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एनओआई अप्रोच या एनओआई जो थ्योरी है दैट इज़ नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, इसको दिया किसने था? तो इसको देने वाले पर्सन का नाम है डेविड डुरांड। किसने दिया था? डेविड डुरांड ने। नंबर 2, ये जो थ्योरी है ये नेट इनकम थ्योरी जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, जाने थे इसके बारे में, उस थ्योरी के ऑपोजिट है। उस थ्योरी के ऑपोजिट है। जैसे कि वो जो थ्योरी था वो रिलेवेंस थ्योरी था हमारा, बट ये थ्योरी क्या है? इररिलेवेंस। और एक बात आप लोग को बता दें कि एनआई यानी नेट इनकम थ्योरी को देने वाले पर्सन भी डेविड डुरांडी थे, और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो है या थ्योरी जो है इसको देने वाले पर्सन भी कौन है? डेविड डुरांड है। अब रिलेवेंस इररिलेवेंस क्या होता है, इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में चर्चा किया था इसके बारे में, बट फिर भी आप लोग को बता दें इररिलेवेंस और रिलेवेंस में क्या डिफरेंस है। तो रिलेवेंस मतलब रिलेट करता है, यानी जो अफेक्ट करता है। इररिलेवेंस जो रिलेट नहीं करता है, जो अफेक्ट नहीं करता है। बट किसको अफेक्ट नहीं करेगा? तो यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या है, इररिलेवेंस थ्योरी जो कैपिटल स्ट्रक्चर की जो थ्योरी का हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे इररिलेवेंस का मतलब होता है कि ये मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट नहीं करेगा। यानी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या है कि टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज कर लें, इससे हमारे मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। साथ ही ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। यानी अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर कुछ भी चेंज कर दें, डेब्ट का पोर्शन को बढ़ा दे चाहे घटा दे, तो इससे हमारे फर्म का मार्केट वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होगा। साथ ही ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे देखिए आपने बताया कि अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर 50% अगर डेप्ट यूज़ करें, 50% अगर इक्विटी यूज़ करें, चाहे अगर 30-70 करें, चाहे 0-100 करें, फिर भी इससे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए इस थ्योरी को बोला जाता है इररिलेवेंस थ्योरी। क्या बोला जाता है? इररिलेवेंस थ्योरी बोला जाता है। चलिए, अच्छा, अब ये अफेक्ट क्यों नहीं करता है? अभी जो हम लोग बात बोल रहे थे इररिलेवेंस थ्योरी, इसको क्यों बोला जाता है? तो रीज़न ये है कि अफेक्ट नहीं कर रहा। अब अफेक्ट क्यों नहीं करता है तो ये जान लेते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम डेप्ट पोर्शन जो है क्या करेंगे, डेप्ट का पोर्शन को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा कि शेयर होल्डर जो है उनका फाइनेंशियल रिस्क जो है वो इंक्रीज होगा। जब फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होगा, इस वजह से क्या करेंगे, वो उनका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, और जबकि कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। और इसका इफेक्ट क्या होगा कि वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो कांस्टेंट रहेगा और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कांस्टेंट रहेगा। तो इसीलिए इस थ्योरी को बोला जाता है इररिलेवेंट या इररिलेवेंस थ्योरी। और इसके अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर, कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑप्टिमम नहीं होता है, यानी बेस्ट नहीं होता है। यानी हर कैपिटल स्ट्रक्चर अपने आप में बेस्ट होता है। यानी आप इक्विटी पोर्शन ज़्यादा रखिए, चाहे आप डेप्ट का पोर्शन को ज़्यादा रखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हर कैपिटल स्ट्रक्चर अपने आप में क्या है? बेस्ट है, ऑप्टिमम है। चलिए आगे आते हैं। अब इसका अजम्पशंस देख लेते हैं। तो एनओआई नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो है इसका क्या क्या एजम्पशंस है? तो पहला एजम्पशन है कि देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्सेस। इसमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं होगा। आप लोग को एक चीज़ और बता दें कि इस जितने भी थ्योरीज हम लोग पढ़ रहे हैं, इन सारे थ्योरीज का सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका एजम्पशन, और ये थ्योरी क्या है, साथ में इसका ग्राफ। ये तीन चीज़ें इसका मेन होता, क्रक्स है। तो पहला एजम्पशन क्या है कि देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्सेस, कोई किसी प्रकार का कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं होगा।
दूसरा, द चेंज इन द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर लीड्स टू चेंज इन द रिस्क परसेप्शन ऑफ द शेयर होल्डर। जैसे कि मैंने पहले बताया आप लोग को कि जैसे जैसे हम डेप्ट कैपिटल को या डेप्ट पोर्शन को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इक्विटी शेयर होल्डर का जो है रिस्क परसेप्शन इंक्रीज होगा। इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर जो वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, साथ ही ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज K0 या फिर हम जिसको KW से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों ये भी क्या है कांस्टेंट ही रहेगा। चाहे आप इक्विटी और डेप्ट का पोर्शन जो है कितनों चेंज कर लीजिए, चाहे 0 100 100 0 50 50 30 70 70 30 कुछ भी कर लीजिए, बट कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रहेगा। आगे आते हैं, आगे लिखा है इन्वेस्टर्स टेंड्स टू कैपिटलाइज द टोटल अर्निंग्स ऑफ द फर्म टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द कंपनी एज ए होल। यानी यहाँ पे जो जैसे हम लोग पहले प्रीवियस जो हम लोग थ्योरी पढ़े थे उसमें क्या था कि पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट पहले कैलकुलेट करते थे, फिर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, उसके बाद हम लोग निकालते थे मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पहले मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म आएगा और फिर डेप्ट रहेगा और उसके बाद जब माइनस करेंगे दैट इज ये देखिए यहाँ लिखा मैंने कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ द फर्म में से डेप्ट का जो मार्केट वैल्यू उसको माइनस करेंगे, तब जाके हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स यानी इक्विटी शेयर्स आएगा। आगे है मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकलेगा यहाँ पे, तो वही फॉर्मूला है EBIT डिवाइड बाई KW और K0 यानी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिवाइड कर देंगे। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा, तो EBT अर्निंग बिफोर टैक्स जो है उसको डिवाइड करेंगे वैल्यू ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर से, तो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर निकल जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज कांस्टेंट, ये तो हम लोग पहले बात कर चुके थे इसके बारे में। आगे आते हैं अब देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है और इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग पूरा थ्योरी को समझेंगे, साथ में इसको ग्राफ के साथ इसको समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है कि नेट ऑपरेटिंग इनकम दैट इज EBIT जो है वो हमारा कितना है 30,000 है। वैल्यू ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर यानी टोटल जो हमारा कैपिटल होगा फर्म में वो 2 लाख का होगा। आप इसको चाहे तो इक्विटी और डेप्ट का मिक्सचर चेंज कर सकते हैं। आगे है कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो है वो होगा 10% KD जिसको बोलते हैं, और KW और KO दैट इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो 12% है। हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फिर निकालना है वैल्यू ऑफ द फर्म और किस अप्रोच के अकॉर्डिंग, NOI अप्रोच के अकॉर्डिंग। और हम लोग को ये वेरीफाई करने के लिए, जो थ्योरी को वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिवरेज जो है, लिवरेज यानी डेप्ट का पोर्शन को हम लोग इंक्रीज करके देखेंगे कितने परसेंट तक, पहले 0 फिर 20 50 70 और 100% तक। आइए अब देखते हैं। ये है पूरा का पूरा एक फॉर्मेट, इसमें मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले कॉस्ट जो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा हमारा वो 2 लाख का होगा। ये देखिए टोटल कैपिटल 2 लाख है, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग डेप्ट का पोर्शन यूज किया, दैट इज फाइनेंशियल लिवरेज का यूज किया गया। फर्स्ट में देखिए 0% है, फिर 20%, 50%, 70% और 100%। अब देखिए जब 0% है तो टोटल इक्विटी कैपिटल हो जाएगा। जब 20% करेंगे तो 2 लाख का 20% यानी 40,000 हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा 1,60,000 हमारा इक्विटी कैपिटल हो गया। इसी तरह से 50-50 करेंगे तो 1-1 लाख हो जाएगा। इसी तरह से मैंने बाकी को भी यहाँ पे लिखा है। अब आते हैं EBIT दैट इज नेट ऑपरेटिंग इनकम, वो तो दिया है क्वेश्चन में पहले से 30,000 करके होगा। उसके बाद EBIT हम लोग क्या लेस करते हैं ना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, ये माइनस करेंगे तो ये क्या दिया है कि 10% का फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट या KD दिया है। देखिए नीचे मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ कि KD हमारा कांस्टेंट है और वो कितना 10% का है। तो हम लोग का जो यहाँ पे डेप्ट कैपिटल है उसका 10% निकालेंगे तो यहाँ तो 0 है, तो 0 का यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। यहाँ 40,000 है, 40,000 का 10% यानी 4,000, फिर यहाँ पे 1 लाख का 10% यानी 10,000। इस तरह से बाकी को मैंने कैलकुलेट करके लिखा है। अब क्या है कि 30,000 EBIT में से हमने फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को माइनस किया तो हमारा EBIT निकल गया। तो पहला में 30,000, फिर यहाँ पे 30,000 में 4,000 माइनस किए तो 26,000, फिर 30,000 में 10,000 माइनस किए तो 20,000। इसी तरह से सबको माइनस करके यहाँ पे लिखा है। अब आगे आते हैं
वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकालें। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आप लोग को बताया कि वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने का फॉर्मूला जो यूज होगा वो क्या होगा, EBIT डिवाइड बाई KW और KO, दैट इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो EBIT हमारे यहाँ पे देखिए दिया है 30,000 करके है, यानी हम लोग क्या करेंगे, EBIT 30,000 उसको डिवाइड करेंगे कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। तो ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये भी क्या कांस्टेंट रहेगा, जैसा कि अजम्पशन इस थ्योरी का है। तो कितना है ये 12%, तो 12% से जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25,000 करके। कितना हो जाएगा, ये 25 बोल रहे 2,50,000 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब सेम रहेगा, जब KO या KW जब सेम है, कांस्टेंट है, और EBIT कांस्टेंट है, तो जो वैल्यू आएगा 2,50,000 तो सब में एक ही जैसा आएगा। देखिए मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म कितना हो गया, सब में 2,50,000 हो गया। जैसे कि हमने इसका जो थ्योरी में बताया गया था कि इसमें मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म में किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे 2,50,000 ही आ रहा है। आगे आते हैं। अब जैसा कि बताया गया था कि थ्योरी में कि मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म पहले आएगा, उसमें से हम डेप्ट जो है मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट को माइनस करेंगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आएगा। तो यहाँ पे डेप्ट का जो मार्केट वैल्यू तो वही होगा जो पहले दिया था, दैट इज जो हम लोग कैलकुलेट किए थे 40,000, फिर 1,00,000, 1,40,000, फिर 2,00,000। तो 2,50,000 आया। इसमें से फर्स्ट में तो था हमारा 0 था, तो 2,85,000 हो गया मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। फिर 2,50,000 में से 40,000 था हमारा डेप्ट कैपिटल, वो माइनस किए तो 2,10,000। इसी तरह से मैंने सबको माइनस करके यहाँ पे लिखा है। अब आते हैं आगे। KD तो कांस्टेंट था, दैट इज 10%। KW वो भी कांस्टेंट था, दैट इज 12%। अब KE निकालेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा KE। ये जो हमने लिखा है यहाँ पे KE होगा, क्या होगा, KE दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो निकालेंगे वो कैसे होगा, EBT डिवाइड बाई S, दैट इज वैल्यू ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इंटू 100। तो EBT हमारे यहाँ पे कितना है, 30,000 है। S दैट इज मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म से इक्विटी शेयर्स, वो हमारा है 2,50,000 इंटू 100 करेंगे तो आएगा 12%। जब इसका निकालेंगे सेकेंड वाले का, तो यहाँ पे है 26,000 डिवाइड बाई 2,10,000 इंटू 100 करेंगे तो 12.4%। इसी तरह से बाकी का भी मैंने कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दिया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं कि फाइनेंशियल लिवरेज दैट इज डेप्ट कैपिटल को पोर्शन को इंक्रीज कर देंगे, 40,000, 1,00,000, 1,40,000, 2,00,000, वैसे वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, KE दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी के शेयर या इक्विटी कैपिटल जो वो देखिए इंक्रीज हो रहा है। पहले 12% था, फिर 12.4, 13.3, 14.5 और 20%। ठीक है, तो वो जो हमारा जो थ्योरी में बताया गया था वो चीज़ प्रूव भी हो गया कि मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म तो कांस्टेंट रहेगा। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है 2,50,000, 2,50,000, बट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ये क्या है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे हम फाइनेंशियल लिवरेज या डेप्ट पोर्शन इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा KE इंक्रीज हो रहा है, बट मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म कांस्टेंट रहता है। आइए इसको हम एक समराइज फॉर्म में समझ लेते हैं। ये देखिए, ये है हमारा KD क्या है, कांस्टेंट है। KW और KO वो भी कांस्टेंट है, और KE क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या, इंक्रीजिंग एज वी इंक्रीजिंग द पोर्शन ऑफ डेप्ट। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, डेप्ट पोर्शन या फाइनेंशियल लिवरेज को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा भी। और एक टेबल मैंने यहाँ पे बनाया है, क्या, पोर्शन ऑफ डेप्ट। देखिए जब हम डेप्ट पोर्शन को इंक्रीज करते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म कांस्टेंट रहता है, बट कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज होता है। बट जब हम क्या करते हैं, डेप्ट पोर्शन को डिक्रीज करते हैं तो भी हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म कांस्टेंट रहता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिक्रीज करता है। तो ये था हमारा इस थ्योरी का क्रक्स या एक समराइज वे में एक टेबल जिसे मैंने इसको समझाने का कोशिश किया। अब आते हैं आगे, ये है इसका ग्राफ। अब ग्राफ में मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो इस थ्योरी को समझने में। देखिए यहाँ पे ये है हमारा KE, KW एंड KD परसेंटेज में जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ
ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। परसेंटेज में दिया है 0%, 5, 10, 12 और 15 को दिखा है। यह नीचे जो है डिग्री ऑफ लीवरेज या डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए यहाँ पे जैसा कि हमने, एक मिनट, ये देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि KD क्या है, कांस्टेंट है। कितना में कांस्टेंट? 10% में। तो देखिए यहाँ पे अब आगे आते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने KD को कितना में रखा है, ग्राफ में 10% में रखा है। KW भी देख लीजिए, दैट इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, 12% है। कितना है? 12%। 12% क्या कांस्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ग्राफ में भी यहाँ पे 12% को, ये है 12% है ना, इसको मैंने कांस्टेंट में रखा है, यानी पैरेलल है दोनों। KW और KD क्या है, पैरेलल है एक दूसरे का। आगे आते हैं, यहाँ देखिए यहाँ मैंने क्या किया कि पहले 12% हम लोग का यहाँ पे आया था क्या, KE, लेकिन जैसे जैसे हम डेब्ट का पोर्शन को इंक्रीज कर रहे थे, यानी फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीज कर रहे थे, वैसे वैसे क्या था, KE बढ़ रहा था, है ना। तो देखिए ग्राफ में जब हमने प्लॉट किया, ये देखिए KE क्या है, बढ़ रहा। पहले 12% से शुरू हुआ, फिर जैसे जैसे यहाँ पे फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल भी बढ़ रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को ये थ्योरी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और मैंने यहाँ पे प्रूफ भी करके आप लोग को दिखा दिया है कि हाँ ये है। ये थ्योरी ऐसा है कि इसमें बताया जाता है कि किसी भी कोई भी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो अपने आप में ऑप्टिमम होता है, कोई परफेक्ट नहीं है। हर एक कैपिटल स्ट्रक्चर अपने आप में ऑप्टिमम, चाहे आप डेब्ट पोर्शन 100% रखिए, चाहे इक्विटी, या दोनों का मिक्स रखिए, उससे फर्म का जो वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।